वेलकम टू कॉमर्स नेट क्रैकर्स। मैं निशिता आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ 2 है। हमने पहली सीरीज़ कर ली है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन है, द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स बिकम्स रिलेवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च। कौन से स्टेजेस में आपको रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्वेश्चन इसके बारे में पूछा है। हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से रिसर्च के एथिक्स होते हैं जो हमें रिसर्च के दौरान कंसिडर करना पड़ता है। उसमें से फर्स्ट है ऑनेस्टी। आपको रिसर्च में ऑनेस्ट रहना चाहिए। सेकंड है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है आपका जो रिसर्च का जो कंक्लूजन है वो आपके रिसर्च के बेस पे ऊपर होना चाहिए, ना कि आपके पर्सनल ओपिनियन के बेस के ऊपर। जब आपके रिसर्च में पर्सनल ओपिनियन आ जाता है तो उससे हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्टिविटी को इग्नोर करना है और आपका जो भी कंक्लूजन है वो आपके रिसर्च के बेस के ऊपर ही होना चाहिए। इससे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। थर्ड पॉइंट है ओपननेस। ओपननेस का मतलब है जहाँ पे अगर आपको कोई भी रिस्पोंडेंट आपके रिसर्च के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि आप ये रिसर्च क्यों कंडक्ट कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपसे चाहता है तो आपको उसे देनी चाहिए। उससे हम कहते हैं ओपननेस। फोर्थ है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि अगर आपको आपके रिस्पोंडेंट अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वही सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास ही रखें, किसी और को ये इन्फॉर्मेशन रिवील ना करें। फिफ्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन। आप जो रिसर्च कर रहे हो उसे एक अच्छे से रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन में ही पब्लिश करवाना चाहिए। सिक्स्थ है रिस्पेक्ट फॉर द कलीग्स। मान लीजिए आप एक रिसर्च में 3 लोग इन्वॉल्व हो, तीनों लोग साथ में एक ही रिसर्च कर रहे हो और आपने जब रिसर्च पब्लिश करवाने की बारी आई तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ अपना नाम ही मेंशन किया, अपने कलीग का नाम मेंशन नहीं किया। तो ये एक अनएथिकल पार्ट है। आपने जब तीनों ने मेहनत की है एक रिसर्च के ऊपर, आपने तीनों ने एक ही रिसर्च में काम किया है तो आप तीनों का नाम मेंशन करना पड़ेगा। आप अकेले का नाम मेंशन करके रिसर्च को पब्लिश नहीं कर सकते, तो ये एक अनएथिकल पार्ट हो जाएगा। सो आपको रिस्पेक्ट करनी है अपने कलीग्स की। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए आपका जो रिसर्च है वो एनिमल के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे जब आप रिसर्च करते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपके एनिमल्स है, आपका जो एनिमल्स है उसे कोई भी टाइप की हार्म ना हो, उसको आपको सेफली रिसर्च कंडक्ट करना है। तो ये क्या है, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बन जाता है। तो ये जो सारे हैं वो रिसर्च एथिक्स है जिनको आपको फॉलो करना होता है। अब हमारा क्वेश्चन हमें क्या पूछता है, द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स बिकम्स रिलेवेंट। आपको रिसर्च एथिक्स को कौन से स्टेज में फॉलो करना पड़ेगा। उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉब्लम सिलेक्शन। प्रॉब्लम सिलेक्शन के स्टेजेस के ऊपर अगर आप रिसर्च एथिक्स को फॉलो ना करें तो वो चलता है, क्योंकि प्रॉब्लम सिलेक्शन में क्या होता है, सेम टाइप के प्रॉब्लम को दो अलग अलग इंसान स्टडी कर सकता है, इसमें कोई भी अनएथिकल पार्ट नहीं है। सेकंड है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। दो रिसर्चर है और दोनों रिसर्चर के हाइपोथेसिस जो है वो सेम हो सकते हैं, इसमें कोई भी अनएथिकल पार्ट नहीं होता। थर्ड है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। दो रिसर्चर एक ही टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हैं, दोनों ही रिसर्चर अपना हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन सेम रख सकते हैं, लेकिन जो हाइपोथेसिस उनको टेस्ट करना है वो दोनों रिसर्चर को अपने डेटा के ऊपर करना है, अपने डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के ऊपर करना है। वो दोनों रिसर्चर एक दूसरे का हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डेटा एनालिसिस कॉपी नहीं कर सकते,
जो डेटा एनालिसिस होता है वो तो अपने डेटा के अकॉर्डिंग ही उन्हें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर वो ये दोनों चीज़ें कॉपी कर लेते हैं तो वो एक अनएथिकल पार्ट बन जाता है। सो यहाँ से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आप कॉपी नहीं कर सकते, आप किसी और का नहीं ले सकते। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी एंड डी दोनों करेक्ट है। हम देखते हैं कि सी एंड डी कहाँ पे दिया है। ऑप्शन बी में ये दोनों दिए हुए हैं। सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के दौरान आपको रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमें मैच करना है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ये चारों के चारों टाइप्स लेवल्स ऑफ मेजरमेंट है। हम इन चारों को डिटेल में देख लेते हैं। नॉमिनल स्केल क्या होता है? नॉमिनल स्केल इज अ सिस्टम ऑफ असाइनिंग नंबर टू द वेरिएबल टू लेबल देम ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दिस इज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड टू डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम ईच अदर। हमें स्कूल में रोल नंबर असाइन किए जाते थे, राइट? तो वहाँ पे हमें रोल नंबर क्यों असाइन होते थे? मान लीजिए एक ही टाइप के दो इंसान हैं, उसकी सरनेम भी सेम है, नेम भी सेम है, फादर नेम भी सेम है, तो हम उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? हमने उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उनको रोल नंबर असाइन करते थे ताकि हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपने एक ही रोल नंबर को दो इंसानों को नहीं दिया, एक रोल नंबर एक ही इंसान को आप असाइन करते हो ताकि आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर सको कि एक रोल नंबर जो है वो रीचा का है, सेकंड रोल नंबर ध्रुवी का है, राइट? तो यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ उसे एक पर्टिकुलर नंबर असाइन किया ताकि वो पर्टिकुलर इंसान आइडेंटिफाई हो जाए। तो इससे हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। ये लोवेस्ट लेवल ऑफ स्केल होता है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसी को नंबर असाइन करते हैं ताकि वो हमें पहचाना जा सके। सेकंड लेवल ऑफ स्केल है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में नॉमिनल स्केल के तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे आप चीज़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो। Here a variable is categorized in different subgroups in ascending or descending order। यहाँ पे आप क्या करोगे? हमारे एग्जामिनेशन में जब हमें रैंक मिलता था तब हमें कैसे मिलता था? फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट रैंक जिसको मिला होगा उनके मार्क्स सभी बच्चों से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे आपने असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप वेरिएबल्स को असाइन करते हो, तो इससे हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। स्कूल में जब हमें फर्स्ट रैंक मिलता है, सेकंड रैंक मिलता है, थर्ड रैंक मिलता है, तो ये एक पर्टिकुलर इंसान को मिलता है, राइट? तो इससे हम ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं। थर्ड आता है इंटरवल स्केल। It is a system of assigning number to the variable to label them for identification and ranking based on a scale having equal interval size with arbitrary zero। इंटरवल स्केल में नॉमिनल स्केल के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्डिनल स्केल के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों तो इंक्लूड होते ही है, उसके बावजूद यहाँ पे हमें गैप निकालना पड़ता है। आप यहाँ पे दो वेरिएबल्स का गैप असाइन कर सकते हो। जैसे कि कोई ए स्टूडेंट है उसे 150 मार्क्स आए और बी स्टूडेंट है उसे 200 मार्क्स आए, तो यहाँ पे इंटरवल क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इट मीन्स आप यहाँ पे इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हो। इट मीन्स आप दो चीज़ों के बीच में सब्सट्रैक्शन, एडिशन, आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। इससे हम इंटरवल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो है आर्बिटरी ज़ीरो। आर्बिटरी ज़ीरो का मतलब होता है यहाँ पे जो ज़ीरो का जो मीनिंग होता है वो मीनिंगलेस होता है। इट मीन्स यहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता। मान लीजिए कि दो स्टूडेंट है ए एंड बी, दोनों को 150 मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे इंटरवल क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे ज़ीरो का मीनिंग ये थोड़ी ना है कि कोई उस दोनों स्टूडेंट ने कुछ स्कोर ही नहीं किया, नहीं, उन दोनों ने स्कोर तो किया लेकिन उसका इंटरवल ज़ीरो होया, जो ज़ीरो उसका इंटरवल आया उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकला। क्यों? क्योंकि दोनों ने स्कोर कुछ ना कुछ तो किया है, राइट। दोनों ने 150 मार्क्स स्कोर किया है। जो 150 मार्क्स है, यहाँ पे इंटरवल है वो ज़ीरो आया, उसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों ने कुछ भी स्कोर नहीं किया, नहीं, उन दोनों ने 150 मार्क्स को स्कोर किया है। तो यहाँ पे जो ज़ीरो का मीनिंग निकला वो एक आर्बिटरी निकला। वहाँ पे जो ज़ीरो का मीनिंग है वो आपका कुछ काम का नहीं, वो मीनिंगलेस हो जाता है, राइट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस डज नॉट मीन नो टेम्परेचर और नो हीट। अगर कहीं पर भी टेम्परेचर ज़ीरो होता है तो उसका ये तो मतलब नहीं कि वहाँ पे एनवायरनमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं, वहाँ पे एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इससे हम इंटरवल स्केल कहते हैं कि जहाँ पे ज़ीरो का जो मीनिंग होता है वो मीनिंगलेस होता है, कोई भी मीनिंग आप असाइन नहीं कर सकते ज़ीरो का। सो ज़ीरो इज आर्बिटरी इन नेचर। अब आते हैं रेशियो स्केल के ऊपर। रेशियो स्केल क्या होता है? इज अ सिस्टम ऑफ असाइनिंग नंबर टू द वेरिएबल टू लेबल देम फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रैंकिंग बेस्ड ऑन अ स्केल हैविंग इक्वल इंटरवल साइज विथ एब्सोल्यूट जीरो। इट मीन्स यहाँ पे नॉमिनल स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल के कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होते हैं, इंटरवल स्केल के कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होते हैं, और जहाँ पे इंटरवल स्केल में ज़ीरो का मीनिंग आर्बिटरी था, वहीं पे रेशियो में ज़ीरो का मीनिंग एब्सोल्यूट हो जाता है। इट मीन्स ज़ीरो का भी कुछ मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स फिगर, अगर सेल्स फिगर कोई ज़ीरो होती है इट मीन्स वहाँ पे कुछ भी सेल्स नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप ज़ीरो का मीनिंग निकाल सकते हो, ज़ीरो का एक परफेक्ट मीनिंग असाइन है। तो यहाँ पे ज़ीरो क्या है? ज़ीरो एक एब्सोल्यूट होता है। तो रेशियो में और इंटरवल में यही डिफरेंस है कि इंटरवल में ज़ीरो का कोई मीनिंग नहीं होता एंड रेशियो में ज़ीरो का एब्सोल्यूट मीनिंग होता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे पूछा है नॉमिनल में क्या होता है। नॉमिनल में हमें पता है सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन होता है। तो जहाँ पर भी ए में 3 दिया हुआ है वो, तो यहाँ पे ऑप्शन 3rd एंड 4th में दिया हुआ है। ऑर्डिनल में क्या होता है? ऑर्डिनल में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एंड ऑर्डर असाइन कर सकते हैं। तो बी में क्या आएगा? 4th आएगा। तो यहीं से ही हमारा आंसर निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंटरवल में क्या आता है? इंटरवल में हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन देते हैं, ऑर्डर करते हैं एंड इक्वल यूनिट्स होते हैं। एंड 4th होता है रेशियो, जहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है, ऑर्डर होता है, इक्वल यूनिट्स होता है एंड जो ज़ीरो होता है वो एब्सोल्यूट होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये सारा मटेरियल अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने दी है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स एम्प्लॉयड इन रिसर्च? The units comprising the sample are given equal and independent chance. ऑप्शन है स्टेट सैम्पलिंग, ऑप्शन बी क्लस्टर सैम्पलिंग, ऑप्शन सी डायमेंशनल सैम्पलिंग एंड ऑप्शन 4 इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये एक सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पे आपको पूछा है कि जो सैंपल है उसके पास इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस है सैंपल में इंक्लूड होने के लिए। फ्रेंड्स, हमारे पास 2 टाइप के सैम्पलिंग टेक्निक्स होते हैं। फर्स्ट होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड सेकंड होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट that every member of a population has a known and equal chance of being selected. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बायसनेस नहीं होती। सपोज आपकी पॉपुलेशन 100 स्टूडेंट्स की है और आप में से उनमें से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, तो सभी स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/100। सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी सैंपल में आने के लिए।
तो ये क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, जहाँ पे आप रैंडमली किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हो तो उसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, जहाँ पे रिसर्चर की तरफ से कोई बायसनेस नहीं होती। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, बायसनेस आ जाती है रिसर्चर की तरफ से। सपोज कोई उनका रिलेटिव होगा तो वो क्या करेगा, वो उनको पहले सैंपल में डालेगा, तो यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी में बायसनेस आ जाती है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टेक्निक मेथड्स दी हुई है और यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी की सैंपलिंग की मेथड्स दी हुई है। प्रोबेबिलिटी में कौन कौन आते हैं, सिंपल आते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग एंड मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये सारे मेथड्स जो है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के मेथड्स है। और यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन आता है, पर्पस सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इनमें से कौन से सैंपलिंग मेथड्स में हमारे पास इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस होता है उसे सैंपल में इंक्लूड होने में। इट मीन्स यहाँ पे जो सारी टेक्निक्स है वो सभी नॉन रैंडम सैंपलिंग की है, और उसमें से एक जो टेक्निक है वो वो जो एक टेक्निक है वो एक रैंडम सैंपलिंग की टेक्निक है। तो यहाँ पे क्लस्टर सैंपलिंग जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की ही टेक्निक है। तो यहाँ से ही आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा कि जो क्लस्टर सैंपलिंग है वो एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मेथड है। और ये जो सारे जो दिए हुए हैं, स्टेज सैंपलिंग, डायमेंशनल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, ये तीनों टाइप जो है वो नॉन रैंडम सैंपलिंग की टेक्निक्स है। नॉन रैंडम सैंपलिंग मीन्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज टू सिलेक्टेड रादर देन मैनिपुलेटेड। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी मेथड में आप जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज कर सकते हो। ऐसी कौन सी मेथड है, हम देखते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड का मीनिंग क्या होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो research design is a method in which groups with the qualities that already exist are compared on some dependent variable, also known as after the fact research। एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं हम इन्हें कि एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो में सपोज मिड डे मील स्कीम को हमें एनालाइज करना है, तो मिड डे मील स्कीम उसकी इम्पैक्ट हमें देखनी है कि चिल्ड्रन के ऊपर मिड डे मील का इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स ने मिड डे मील को कंज्यूम कर लिया है हम उस ग्रुप को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, मिड डे मील हुआ, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ वो क्या हुआ, स्टूडेंट। आपको मिड डे मील का इम्पैक्ट अपने स्टूडेंट्स के ऊपर चेक करना है। तो मिड डे मील एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्टूडेंट्स हुए। तो अब आप क्या मिड डे मील जो स्टूडेंट्स ने कंज्यूम कर लिया है आप क्या उसे चेंज कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मिड डे मील तो उन्होंने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है। तो जो ग्रुप मिड डे मील जिन्होंने कंज्यूम कर लिया है आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ उन ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले ऑप्शन से ही आपका आंसर निकल जाता है कि जहाँ पे रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप मिड डे मील को जाके मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो यहीं से ही आपका आंसर निकल जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। फ्रेंड्स, ये सारे टाइप के जो और मेथड्स यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं उसमें से सी और डी, एक्सपेरिमेंट मेथड एंड डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड को हमने ऑलरेडी ही रिसर्च के टाइप्स में कवर करवाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो वहाँ से जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्जेजेटिक रिसर्च होता है उसका मीनिंग क्या होता है, एक्जेजेटिक रिसर्च में ये होता है
कि मान लीजिए कोई बाइबल है, अगर वो बाइबल का आप अपने शब्द में, अपने वर्ड्स में आप उसका डिस्क्रिप्शन देते हो, अपने वर्ड्स में उस चीज़ का अगर आप इवेल्युएशन करते हो और उस चीज़ को अपने वर्ड्स में आप बताते हो, तो वो क्या होता है, वो एक एक्सेजेटिक होता है। जब हमारे टीचर कोई भी डिफ़िकल्ट पैसेज को अपने वर्ड्स में, अपने इजी लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक एक्सेजेटिक होता है। जो आप अपने वर्ड्स में बताते हो उससे हम एक्सेजेटिक कहते हैं। लेकिन एक्सेजेटिक में आप मैनिपुलेशन करते हो। यहाँ पे मैनिपुलेशन क्यों कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे आप अपने वर्ड्स में किसी भी चीज़ को बताते हो, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। एंड जो ऑप्शन सी एंड डी है उसके लिए आप हमारी वीडियोस को देख सकते हो। आई होप कि आपको आज की सीरीज़ में मज़ा आया होगा। हम नेक्स्ट सीरीज़ में और सारे प्रीवियस ईयर MCQ को देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।